क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर बिना रुके 24 घंटे कैसे काम करता रहता है? जरा सोचिए, ये सजीव शरीर एक बेहद एडवांस्ड, खुद की मरम्मत करने वाली एक बायोलॉजिकल मशीन की तरह है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी शानदार मशीन के अंदर चलने वाले विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं। अब सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल, हम कैसे तय करते हैं कि कोई चीज सजीव है या निर्जीव? अगर एक कुत्ता दौड़ रहा है या कोई सांस ले रहा है तो हम झट से कह देते हैं कि भाई इसमें जीवन है। लेकिन अगर कोई पौधा बिल्कुल शांत खड़ा है तो क्या वो जिंदा नहीं है? बिल्कुल है। दरअसल जीवन का असली सबूत सिर्फ बाहर से हिलना डुलना नहीं होता, इसके बहुत गहरे अदृश्य आणविक स्तर पर गतियां लगातार चलती रहती हैं। सजीवों का शरीर अंदर ही अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लगातार अपनी मरम्मत करता रहता है। तो आज के इस सफर का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा दिखने वाला है। हम कवर करेंगे 1. लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रम क्या है। 2. न्यूट्रिशन ऊर्जा का स्रोत। 3. रेस्पिरेशन ऊर्जा कैसे बनती है। 4. ट्रांसपोर्टेशन हमारा दिल और सर्कुलेशन। 5. फिर होगा एक बोर्ड एग्जाम क्विज और अंत में 6. क्विक रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रम क्या हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर को लगातार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। आप सो रहे हों या बिल्कुल शांति से क्लास में बैठे हों, ये रिपेयरिंग का काम बैकग्राउंड में हमेशा ऑन रहता है। तो अगर हम इसे आसान शब्दों में डिफाइन करें तो वे सभी प्रोसेस जो एक साथ मिलकर हमारे शरीर की टूट फूट को रोकते हैं और उसके मेंटेनेंस का काम करते हैं, उन्हें जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है, इस लगातार चलने वाले काम के लिए शरीर को बाहर से कच्चा माल और ढेर सारी ऊर्जा तो चाहिए ही होगी ना, है ना? यहीं से हम आते हैं सेक्शन 2 पर, न्यूट्रिशन यानी एनर्जी सोर्स। अब सवाल ये है कि ये ऊर्जा आखिर आती कहाँ से है? इसका सीधा सा जवाब है हमारे शरीर के बाहर से, जिसे हम भोजन या खाना कहते हैं। इसी भोजन को शरीर के अंदर लेने की जो पूरी प्रक्रिया है उसे ही न्यूट्रिशन या पोषण कहा जाता है। अब इस दुनिया में पोषण मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। एक है स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक पोषण, जहां पेड़ पौधे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाते हैं। और दूसरा है विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफिक पोषण, जहां जीव अपने खाने के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कुछ फंगस या यीस्ट खाने को शरीर के बाहर ही गलाकर सोख लेते हैं, जबकि हम इंसान इस जटिल भोजन को शरीर के अंदर लेते हैं और फिर उसे पचाते हैं। चलिए देखते हैं कि स्वपोषी पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान असल में होता क्या है। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, क्लोरोफिल सूरज की लाइट एनर्जी को सोख लेता है। दूसरा, ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है और पानी के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। और तीसरा स्टेप, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। वैसे एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट बताऊं, रेगिस्तानी पौधे रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर दिन में क्लोरोफिल की मदद से अपना फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। कमाल का सिस्टम है। अब जरा इस मानव पाचन तंत्र के डायग्राम पर नजर डालिए। ध्यान से देखिए, ये जो आहार नाल है ये असल में हमारे मुंह से शुरू होकर गुदा तक जाने वाली एक बहुत लंबी नली है। खाना हमारे मुंह से शुरू होकर ग्रसिका यानी फूड पाइप से होते हुए आमाशय तक जाता है और फिर पहुंचता है इस लंबी घुमावदार छोटी आंत में। अब यहाँ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा है। जो शाकाहारी जानवर होते हैं जैसे कि गाय, उन्हें घास का सेल्यूलोज पचाने के लिए एक काफी लंबी छोटी आंत की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ बाघ जैसे मांसाहारी जानवरों की छोटी आंत थोड़ी छोटी होती है, क्योंकि मांस को पचाना सेल्यूलोज के मुकाबले काफी आसान होता है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, रेस्पिरेशन यानी क्रिएटिंग एनर्जी। खाना तो हमने खा लिया और पचा भी लिया, लेकिन इस खाने से हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? यहीं पर एंट्री होती है श्वसन यानी रेस्पिरेशन की। पचे हुए खाने से हमारी कोशिकाओं या सेल्स के अंदर ऊर्जा निकालने के इसी प्रोसेस को श्वसन कहा जाता है। सेल्स के अंदर ये एनर्जी बनाने का काम 2 तरीकों से हो सकता है। पहला है वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ा जाता है। और दूसरा है अवायवीय श्वसन, जहां ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे कि यीस्ट में किण्वन या फर्मेंटेशन के दौरान होता है, जहां बिना ऑक्सीजन के ही इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। ये वाला पॉइंट
पक्का याद रखिएगा। हमारे शरीर के अंदर मानव श्वसन तंत्र की बनावट सच में किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। हमारी नाक के अंदर बहुत बारीक बाल होते हैं जो हवा को एकदम फिल्टर कर देते हैं। और सबसे खास चीज देखिए, हमारी श्वासनली या ट्रेकिया में मौजूद ये उपास्थि के वलय यानी कार्टिलेज रिंग्स। ये रिंग्स पक्का करते हैं कि जब नली में हवा न भी हो तब भी हमारा वायुमार्ग सिकुड़े या पिचक ना जाए। है ना प्रकृति का एकदम शानदार डिजाइन। सेक्शन 4, ट्रांसपोर्टेशन, हार्ट एंड सर्कुलेशन। चलिए अब ये समझते हैं कि ये सारी ऑक्सीजन और जो खाना हमने पचाया है उसे शरीर के हर एक कोने तक सुरक्षित पहुंचाया कैसे जाता है। तो ये काम करता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसका असली हीरो है हमारा दिल। हमारा मानव हृदय मांसपेशियों से बना एक बहुत ही पावरफुल पंप है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसके 4 बिल्कुल अलग-अलग चेम्बर्स या कोष्ठ होते हैं। ये 4 हिस्सों वाला डिजाइन इसलिए जरूरी है ताकि ऑक्सीजन वाला साफ खून और कार्बन डाइऑक्साइड वाला अशुद्ध खून आपस में मिक्स ना हो जाए। हम इंसानों और पक्षियों को अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए ये हाई एफिशिएंसी वाला सिस्टम हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब जरा एक मजेदार तुलना करते हैं। हमारे इंसानी दिल में खून एक पूरे चक्र में 2 बार गुजरता है, जिसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। लेकिन एक मछली के दिल में क्या होता है? उनके पास सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। खून सीधा उनके गिल्स या क्लोम में जाता है, वहां से ऑक्सीजन लेता है और सीधा पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। मतलब मछली के एक पूरे चक्कर में खून सिर्फ एक ही बार दिल से होकर गुजरता है। और हाँ, जब ये खून हमारी धमनियों या आर्टरीज से बड़ी तेजी से गुजरता है तो उनकी दीवारों पर जो प्रेशर पड़ता है उसे ही हम ब्लड प्रेशर या रक्त दाब कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इसे नापने वाले इस खास डिवाइस को क्या कहते हैं? इसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। नाम थोड़ा मुश्किल है पर काम बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, बोर्ड एग्जाम क्विज। तो अब तक हमने जो भी शानदार साइंस सीखी है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। इस इंटरैक्टिव चेक पॉइंट के लिए अपना पूरा फोकस स्क्रीन पर ले आइए। तो आपका सवाल ये रहा, शाकाहारी जानवरों की छोटी आंत मांसाहारी जानवरों के मुकाबले लंबी क्यों होती है? ए, मांस पचाने के लिए, बी, सेल्यूलोज पचाने के लिए, सी, तेज पाचन के लिए, या फिर डी, ज्यादा पानी सोखने के लिए? चलिए जल्दी से अपना जवाब सोचिए। अगर आपने ऑप्शन बी सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं। सेल्यूलोज पचाने के लिए घास और पौधों के सेल्यूलोज को पचने में काफी टाइम लगता है, इसीलिए गाय जैसे जानवरों को लंबी आंत चाहिए होती है, जबकि बाघ जैसे जानवरों के लिए मांस पचाना थोड़ा आसान होता है, तो उनकी आंत छोटी होती है। एग्जाम के लिए इसे अच्छे से मार्क कर लीजिए। सेक्शन 6, क्विक रिविजन। चलिए अब इन सारे मेन कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए अपने दिमाग में लॉक कर लेते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन माइंड मैप के साथ। तो हमने देखा कि ये जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस मुख्य रूप से 4 खंभों पर टिका है। पहला, पोषण, जिससे हमें बाहर से ऊर्जा यानी खाना मिलता है। दूसरा, श्वसन, जहां उस खाने को तोड़कर हमारी सेल्स के लिए एनर्जी बनाई जाती है। तीसरा, वहन या ट्रांसपोर्टेशन, जो इस ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में घुमाता है। और चौथा, उत्सर्जन, जो शरीर में बनने वाले टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकाल फेंकता है। ये चारों मिलकर हमारी इस बायोलॉजिकल मशीन को एकदम मक्खन की तरह चलाते हैं। तो इसी के साथ हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का सफर यहीं पूरा होता है। हमेशा याद रखिए, साइंस कोई रटने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। बस एक सिंपल सा मंत्र याद रखिए, साइंस को समझो, याद अपने आप हो जाएगा। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ के जा रही हूँ। क्या आपको लगता है कि भविष्य में इंसान कभी कोई ऐसी कृत्रिम मशीन बना पाएगा जो बिल्कुल हमारे शरीर की तरह खुद अपनी एनर्जी बनाए और खुद ही अपनी मरम्मत कर ले? इस बारे में जरूर सोचिएगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।